हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लास्ट लेक्चर्स दैट वर ऑन द रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिजम्स। हम लोग अभी तक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुके थे अपने लास्ट के लेक्चर्स में, और हमने इवेंट्स डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें से एक इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो हमारा गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक था उसको हम कवर भी कर चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। अब हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही जो दूसरा वाला स्टेप था, मतलब गैमेट्स ट्रांसफर। जो गैमेट्स हमारे गैमेटोजेनेसिस वाली स्टेज में बन चुके हैं, अब हम उनका ट्रांसफ़र देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन गैमेट्स को मेल या फीमेल ऑर्गेनिज्म से पास ऑन होना पड़ेगा किसी एक के पास, ताकि इसमें फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी जो होता है वो हमारा हो सके। तो इसी से रिलेटेड है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट स्टेप जो आती है गैमेट ट्रांसफ़र में। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिसेस एज यूजुअल, पहले मैं नोटिस देती हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट मैसेज देती हूँ, उसके बाद अपना जो भी है आगे का कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक तो वही डाउट्स वाला है कि अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल आईडी पर भी भेज सकते हो। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इसको रिलेटेड है, कंटेंट को रिलेटेड है थोड़ा सा, ऑल्दो शायद वो आपके ज़्यादा मतलब का नहीं होगा, या हो भी सकता है क्योंकि आप सबके पास भी केमिस्ट्री होगी। तो शिक्षक जंक्शन की तरफ से एक इनिशिएटिव रहा है अभी तक कि हम ऑन एन एवरेज पर वीक एक ऐसा कंटेंट वीडियो लाते हैं जिससे कि आपको चीज़ों को समझाने में हमें आसानी हो। आप नोट्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू जितना भी सब्जेक्टिव मैटर है या जहाँ कहीं से भी आपको मिल रहा हो एक्सपर्ट से, आप वो सब तो पढ़ते ही हो, बट एसजे का एक इनिशिएटिव है कि ये एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स को कैरी फॉरवर्ड करे। तो इसी से रिलेटेड कुछ कंटेंट वीडियोज़ ऐसी आती हैं चैनल के ऊपर जिससे कि आपको आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। अभी तक हमने ऐसा कंटेंट क्लास 10th की वीडियोस को, क्लास 10th के टॉपिक्स को लेकर स्पेशली बनाया है। अगर आपको भी कहीं पर भी लगता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, साइंस से रिलेटेड हो या फिर मैथ से रिलेटेड हो, तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसके लिए भी वैसे ही अमेजिंग कंटेंट लेकर आ सकें। और अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक, ये था एक मैसेज इस वीडियो के लिए। अब बात करेंगे अपने लेक्चर की, तो हम बात करने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर के ऊपर। देखो, मेल और फीमेल गैमेट जो दो ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, हम इस समय दो ऑर्गेनिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का केस डिस्कस कर रहे हैं, बाईसेक्सुअल का नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि उसमें गैमेट्स एक ही में प्रोड्यूस होते हैं, तो ट्रांसफर करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत या उतना ज़्यादा मीडियम उनको प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता। ठीक है, तो जब गैमेट्स का ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है इन गैमेट्स को, वो होता है मीडियम। दी female or the male gametes require the medium to travel from one place to another or from one organism to another organism। और ये मीडियम यूजुअली हमारे मेल गैमेट को ही चाहिए होता है, क्योंकि when compared to the female gamete, male gamete are motile and have to cross the several barriers। These male gametes have to cross the several barriers। जैसे कि अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो वो पॉलन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमेट है उसको बहुत सारे बैरियर्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी फीमेल फ्लावर या फिर उसके कार्पल पर जाकर बैठ सके। उसे पॉलिनेटर्स चाहिए, उसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, मीडियम चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसको उसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो हमारे मेल गैमेट होते हैं वो इन फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट में फॉर्म होते हैं, just in order to cope up the loss। Why? Because they have to cross these barriers in order to reach the female gamete and then to fertilize with the gamete। ये हो गया एक पॉइंट गैमेट ट्रांसफर के लिए कि इनके नंबर क्यों इतने डिफरेंस होते हैं। दूसरा, हमारा जो मेल गैमेट है ये छोटा होता है, छोटा होगा तो मोटाइल होगा, मतलब मोटिलिटी में उसको आसानी मिलेगी, तो ये भी एक रीज़न होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल गैमेट। यूजुअली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस की केस या एक्सेप्शंस की बात अलग है। ठीक है, दूसरा आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है। ये जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे फर्टिलाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, इसके
के बेसिस पर भी गैमेट का जो ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उसको वैसे बैरियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे हो गए हमारे एम्फीबियंस के अंदर, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, इन सब के अंदर जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स को उस सराउंडिंग मीडियम में रिलीज करवाना पड़ता है या करना पड़ता है, उसके बाद वो जाकर फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है। तो ये जो मीडियम है फर्टिलाइजेशन का वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है गैमेट्स के ट्रांसफ़र के लिए। अब देखो, जब हम सीड प्लांट्स की स्पेशली अभी भी बात कर रहे थे तो फिर से उन्हीं सीड प्लांट्स के बारे में देखेंगे। जो हमारा मेल गैमेट है वो होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पास होना पड़ता है। फीमेल गैमेट कहाँ पर है? हमारे कार्पल के अंदर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ओवरी के पास भी है। अब वही दोनों चीज़ें जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बोली, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है उसी पर्टिकुलर प्लांट में या उसी पर्टिकुलर फ्लावर में ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक जाएगा, ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब उसी प्लांट के या तो दूसरे फ्लावर के ऊपर या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जब हमारा ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लिए जाएगा तब उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो अलग अलग एजेंट्स चाहिए इसको अलग अलग ट्रांसफ़र करवाने के लिए, ठीक। इसके अलावा एनिमल्स, ये तो हो गई प्लांट्स की बात। अब बात करेंगे अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स ने भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि इनके जो गैमेट्स हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकें। वापस से वही बात आएगी इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केसेस के बारे में। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो उसको उस मीडियम से जाना पड़ेगा, अगर एक्सटर्नल है तो दूसरे मीडियम से जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, ठीक है। गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट ट्रांसफ़र हुआ, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन वाले जो भी हमारे इवेंट्स थे वो परफॉर्म हो चुके हैं। अब किसकी बारी आती है? अब आती है फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी की बात। ये हो गया हमारा दूसरा इवेंट इन दी रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने 3 इवेंट्स डिस्कस किए थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब जो हमारा दूसरा वाला इवेंट आएगा वो आएगा सिनगैमी, या फिर उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन भी। मतलब अब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे in order to form a single celled structure that is known as zygote, which informs, establishes a link between the parents and the progeny। zygote वही है जो पेरेंट और प्रोजेनी के बीच में लिंक को स्टैब्लिश करता है, क्योंकि 2 गैमेट्स जब फ्यूज हुए तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो उस जाइगोट में ही आए और उस जाइगोट के बाद उससे बनेगा एम्ब्रियो जो आएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स के अंदर, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे स्टेप्स हैं लेकिन यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन स्टेप, क्योंकि इसी में उन 2 गैमेट्स को फ्यूज़ होना है और फिर आगे जाके जाइगोट और एम्ब्रियो को डेवलप करना है, ठीक है। वैसे तो सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स। व्हाट इट इज़ एक्चुअली में जो फ्यूजन होता है ना मेल और फीमेल गैमेट का, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड एज द सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी इसी को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? all the events that या all the changes that in turn helps in this syngamy are termed as fertilization। इन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अपनी हायर स्टडीज़ में इसको अच्छे से ले सको। सिनगैमी जो एक्चुअली में फ्यूजन वाला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन वो सारे साइक्लिकल चेंजेस या वो सारे इवेंट, वो सारे हार्मोनल रिस्पॉन्सेज जो इस सिनगैमी को फैसिलिटेट कराने में हेल्प करेंगे, दैट all events are incorporated within the term that is known as fertilization, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली अब से हमको यूज नहीं करना, ठीक।
फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी से क्या बनेगा, अल्टीमेटली डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। देखो अब आ गई डिप्लॉयड और हेप्लॉयड की बात। जो हमारे गैमेट्स थे वो थे हेप्लॉयड, क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था, लेकिन हमारा ये जो जाइगोट है वो होगा डिप्लॉयड, क्योंकि एक सेट मेल का एक सेट फीमेल का आपस में फ्यूज हो गए, क्रोमोसोम नंबर वापस से वही स्टैब्लिश हो गया जो हमारे पेरेंट में था। इसी तरीके से इसी फ्यूजन की वजह से या इसी फर्टिलाइजेशन इवेंट की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक, ये तो हो गई एक बात इस फर्टिलाइजेशन स्टेप की। दूसरा जो एक और केस आता है या दूसरी बात जो हम बोल सकते हैं इसी फर्टिलाइजेशन को लेकर, वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फर्टिलाइजेशन स्टेप ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएशन के लिए भी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फर्टिलाइजेशन है, इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो सब इसी की वजह से होते हैं। दैट इज़ वाई यू कैन सी लॉट मेनी वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ऑल्दो 23 और 23 क्रोमोसोम्स ये दो ही हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं उस हमारी ही पर्टिकुलर स्पीशीज़ में। उसका रीज़न यही है। ठीक है, अब देखो फिर से इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो जब गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट मदर की बॉडी के अंदर फ्यूज़ करें तब वहाँ पे कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, जितना भी उसका नरिशमेंट है वो सारा मदर की बॉडी से हो रहा है, या फिर उसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि प्रॉपर केयर हो रही है। लेकिन जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये बहुत रिस्की फैक्टर है, क्योंकि आप बाहर के एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन करते हो, मतलब जैसे एग्स ले लो फिश के, फ्रॉग के, तो क्या होता है मेल गैमेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर में रिलीज होते हैं और फिर वो एग के साथ जाके फर्टिलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो हमारा जाइगोट डेवलप हो सके। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारे प्रेडेटर्स अवेलेबल हैं या फिर वहाँ की कंडीशंस ऐसे सूटेबल नहीं हैं जिससे कि वो जो हमारा जाइगोट है वो प्रोटेक्टिव रह पाए। तो क्या होता है इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में हमारा जो एग का स्ट्रक्चर है उसी को मॉडिफाई करा है नेचर ने, सो दैट द जाइगोट कैन बी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, जब भी किसी भी बात का रिस्क फैक्टर हो तो हम लोग उसके प्रोटेक्टिव वाली चीज़ें पहले ध्यान में रखते हैं। तो जब नेचर ने देखा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन उसके रिस्क भी बहुत हैं, तो उसने अपने आप ही उसके जो प्रोटेक्टिव वाले मैकेनिज्म हैं उसको इन्वॉल्व किया या उसको इवॉल्व कराया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द जाइगोट दैट इज देयर विद इन दैट पर्टिकुलर एग। ठीक है, तो ये होता है हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। अब जैसे क्या क्या होता है कि एग के बाहर जो उसका शेल है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग यू विद द ब्रीफिंग कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कैसे करते हैं, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रही हूँ। जो उसका शेल होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है उस जाइगोट के लिए वो मिलता है उसको योक से, जो एग के अंदर योक है उससे मिलेगा। और इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट कराने के लिए, इन सब चीज़ों को गाइड करने के लिए हमारा जो मेल गैमेट है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर में या उस मीडियम में रिलीज होगा ताकि वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर पाए जो कि उस एग के अंदर है, और फिर हमको वापस से हमारा जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो मिल पाए। यही होती है फर्टिलाइजेशन वाली स्टेप। जो मेन पॉइंट है उसका वो ये है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज इन ऑर्डर टू गेट दिस डिप्लॉयड जाइगोट। ये आपको डिप्लॉयड वाला जो टर्म है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी डिप्लॉयड से आपको उसका जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो आप ध्यान में रख पाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड स्टेप और सेकेंड इवेंट इन द रिप्रोडक्शन पार्ट, दैट इज दिस सिनगैमी। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें वापस से 2 स्टेप्स आएंगी हमारी, जिसमें हम जाइगोट और एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि
up till here it is very clear to you whatever we are studying or whatever I am delivering you. मैंने आपको नोट्स के लिए भी बता दिया था पहले के लेक्चर्स में कि अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको मिलेंगे. हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके किसी कॉपी के किसी बुक से नोट्स नहीं है. बट फॉर दैट यू हैव टू मेंशन योर email ID within the comment section so that we can provide you. And that's all for this lecture. We will meet in our next video. Till then, take care, study hard and share your doubts either on the comment section or on our Gmail ID. Thank you. Bye-bye.